हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि विलेन से रिलेटेड हाल फिलहाल में मैनुअल लेके आया हूँ, वो कितने लोगों ने देख लिया है, जिसकी वजह से मैं ये नया मैनुअल लेके आ रहा हूँ जो कि आपको शायद पसंद आएगा। लेकिन वो मैनुअल भी कंटिन्यू रहेगा। एपिसोड की शुरुआत में हमें अपने मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि वो थोड़ा जख्मी होता है। इसके साथ ही काफी लोगों को दिखाया जाता है जो कि फौज बना के हमारे मेन लीड को मारने के लिए आए हुए होते हैं। और कोई कहता है, ओल्ड डीमन, तुमने 300 साल पहले मेरे सेक्ट को तबाह कर दिया और आज मैं तुमसे बदला लेने वाला हूँ। तुम्हें ऐसी सजा देंगे कि तुम मौत के लिए भी ख्वाहिश करोगे। तो कोई दूसरा कहता है, फैंग युआन, तुम एक ओल्ड डीमन हो और तुम्हारी जो गुनाह है वो बिल्कुल ही माफी के काबिल नहीं है। तुमने इतने लोगों को मारा है कि उनका गिनती करना भी मुश्किल है, क्योंकि तुमने इसलिए उन लोगों को मारा क्योंकि तुम शिकाडा को कल्टीवेट करना चाहते थे। इसलिए तुम जैसे बुरे डीमन को मारना ही बेहतर रहेगा। तो इसके बाद ये दुनिया बिल्कुल ही बेहतर हो जाएगी। जो हमारा फैंग युआन होता है, वैसे इसको फैंग युआन कह रहे थे लोग, तो हम फैंग युआन ही कहेंगे। फैंग युआन कहता है, तुम सिर्फ यहाँ पे इंसाफ के नाम पे सिर्फ मुझे मारने के लिए आए हो। मुझे मारने के बाद उस ट्रेजर को चुरा लोगे जिसके लिए तुम यहाँ पे आए हो। जितने भी लोग होते हैं वो सभी पीछे होने लगता है ये बात सुनने के बाद। फैंग युआन शायद कोई पोयम कहता है जो कि मुझे ठीक से समझ में नहीं आता है, लेकिन मुझे इस लास्ट का लाइन पता है तो मैं समझा देता हूँ। कामयाबी और नाकामयाबी हमेशा ही खाली रहती है, इसलिए इस वक्त को पीछे करने वाले शिकाडा को ले सकते हो तुम सभी। वैसे भी मैं आगे चल के मरने ही वाला हूँ, तो इसे अपने पास रख के कोई फायदा भी नहीं है। उसके साथ ही फैंग युआन जो कि उस शिकाडा को फेंक देता है, जिसके कारण सभी लोग ये देखने के बाद वो उसको लेने लगते हैं और कहते हैं, ये तो शिकाडा है, ये तो मेरा है। लेकिन दूसरा कोई कहता है, नहीं ये मेरा है, तुम्हारा नहीं है। फैंग युआन जो कि सिर्फ उन लोगों को देख रहा होता है कि अचानक से शिकाडा जो कि फट जाता है, जिसकी वजह से लोग सब चपेट में आ जाते हैं। कोई कहता है, ये बेवकूफ बना रहा है हमें, ये तो नकली है, डैम इट, ये हम लोग के लिए साजिश बना रहा है, जबकि ये अभी मरने वाला है। सभी लोग हम साथ ही मिलकर इसे मार सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा कि हम साथ मिलकर काम करें। जो फैंग युआन होता है वो हंसते हुए कहता है, मैं फैंग युआन कभी भी इसके लिए अफसोस नहीं किया कि मैं डीमन पाथ पे चला गया। मैं पहले से इस अंत को जानता था कि ये सब मेरे साथ होने वाला है, इसलिए अब वक्त आ चुका है कि मैं शिकाडा को इस्तेमाल करूं। उसके साथ ही फैंग युआन जो कि शिकाडा को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसके बॉडी में चमक आने लगता है। कोई आदमी कहता है, ये बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है, वो अपनी शिकाडा को इस्तेमाल करना चाहता है, उसे जल्द से जल्द हमें रोकना होगा। फैंग युआन जो कि हंस रहा हुआ था, उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था, अगर शिकाडा जो कि मैंने कल्टीवेट किया है वो इफेक्टिव होगा तो मैं जरूर अपने वक्त में वापस आ पाऊंगा और मैं अपनी अगली जिंदगी में भी डीमन पाथ को चूज करने के बाद उसके पाथ पे चलने वाला हूँ। बहुत लोग जो कि हमारे फैंग युआन को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन फैंग युआन को रोक नहीं पाते। अचानक से ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट को हटने के बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे कोई भी नहीं होता, यानी कि हमारा फैंग युआन मर चुका होता है। और कोई आते हुए कहता है, अगर मैं उस अफवाह के बारे में गलत नहीं हूँ तो शिकाडा को इस्तेमाल करते वो डीमन वापस से आएगा। जब वो आएगा तो वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। हमें 500 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। उसके साथ ही कोई जुई माउंटेन को दिखाया जाता है। कोई बुढ़ा प्रे कर रहा होता है जिसका नाम गुई बो है, जो कि वो क्लैन का लीडर है। उसके साथ ही वो जो बुढ़ा होता है वो कहता है, एंसेस्टर हमें ब्लेस कीजिए, जो आने वाला अवेकनिंग सेरेमनी है उसमें हमें अच्छे से अच्छे टैलेंट मिले। हम चाहते हैं कि हमारे क्लैन में नौजवान लोग आए जो कि टैलेंटेड हो, वो हमारी उम्मीद हो। वक्त गुजरता जा रहा है और सेरेमनी जल्दी आने वाला है। कोई बुढ़ा एल्डर जो कि कहता है, सही कहा तुमने, पिछले साल बाई विलेज और शिकांग विलेज में 2 आउटस्टैंडिंग टैलेंट मिले हैं। दूसरा एल्डर कहता है, लेकिन फिर भी 3 सालों में हमारे गू क्लैन में अभी तक कोई भी जीनियस पैदा नहीं हुआ है और ना ही सामने आया है। बाई विलेज की बात करें तो उसमें निंगविंग जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा टैलेंटेड है और उसका एटीट्यूड बहुत ही भयानक है। उसने सिर्फ 2 सालों के अंदर ही रैंक 3 के गू मास्टर भी चला गया है। इसे सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग माना जा सकता है इस नौजवान जनरेशन में। यहाँ तक कि कुछ पुराने जनरेशन के लोग जो कि उसके सामने दबाव महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इन सालों में न्यू कॉमर है जो कि उन्हें ऐसा भी बुरा नहीं कह सकते। तो ऐसा कहा जा सकता है कि वो हमारे क्लैन के लिए आगे चल के उम्मीद बन सकते हैं। तो दूसरा कहता है, ये कैसे कह सकते हो तुम। दूसरा एल्डर कहता है कि मैंने ये अफवाह सुना है कि हमारे क्लैन में कोई एक जीनियस नौजवान है। उस नौजवान ने 3 महीने में अब बोलना सीख लिया, यहाँ तक कि 4 महीने में उसने दौड़ना सीख लिया, यहाँ तक कि वो 5 महीने या 5 साल की उम्र में ही पोएट्री लिखना सीख लिया या फिर उसे सुनाना सीख लिया, और उसकी पोएट्री जो कि हमेशा ही अच्छा हुआ करता था। दूसरा एल्डर कहता, हाँ तुमने ये सही कहा, मैंने भी उसके पोयम के बारे में सुना है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वो एक जीनियस है। इस तरह के अच्छे एटीट्यूड वाले जीनियस बहुत ही ज्यादा गिफ्टेड होते हैं। ये अफसोस की बात है कि उसके पेरेंट्स बहुत ही जल्दी मर चुके हैं, लेकिन उसके बाद जो उसके आंटी और अंकल है उसका ख्याल रखते थे। अगर उसे अच्छे से रखा जाता है या फिर उसे अच्छे से कल्टीवेट करवाया जाता है तो फ्यूचर में जाके हमारे क्लैन के लिए वो ग्रेट वेपन बनेगा। जो मेन बुढ़ा एल्डर होता है वो मन में सोच रहा था, फैंगजी फैमिली का जीनियस जरूर वो लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। उसका नाम जुई फैंग युआन है। उस बच्चे का फ्यूचर आगे चल के ब्राइट है। अगर इस तरह से वो करता रहा हो तो जरूर से हमारे क्लैन का उम्मीद बनेगा। मेन एल्डर खांसते हुए कहता है, सभी लोग इतना भी जल्दी नहीं करो, जाओ जाकर आराम करो, कल के लिए बिल्कुल ही तैयारी कर लेना, जो कि अवेकनिंग सेरेमनी आने वाला है और तुम्हें फुल्ली एनर्जी चाहिए। हालांकि मैं तुम्हें सीधे तौर पे बताना चाहता हूँ, तुम जो करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो, मगर उस सेरेमनी के वक्त जरूर से तुम्हें इंसाफ के साथ चलना होगा। तुम कोई भी अपने मेथड को इस्तेमाल करते हुए अपने क्लैन के रेपुटेशन को बिल्कुल ही
इज्जत नहीं कर सकते। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आगे चल के ये दिमाग में रखना। मुझे ये उम्मीद है कि आगे चल के मुझे ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी लोग जो कि एक दूसरे को देख रहे हैं तो इसके साथ ही कहते हैं हमारी इतनी भी हिम्मत नहीं है और ना ही हम ये करने की कोशिश भी करेंगे, तो हम यहाँ से चलते हैं। सभी लोग जो कि वहाँ से जाने लगते हैं। जो मेन बुड्ढा एल्डर होता है वो खिड़की के पास आने के बाद वो आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, ऐसा देख कर लगता है कि हेवन भी आराम नहीं करना चाहता। वो बच्चा जरूर से आगे चल के हमारे क्लैन के लिए उम्मीद बनेगा। उसके साथ ही हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है जो कि एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि हमारा मेन लीड होता है, यानी कि फेंग युआन होता है। फेंग युआन हंसने लगता है, उसके साथ ही खिड़की को खोलता है और वो कहता है जी जुई माउंटेन है, मैं 500 साल पहले आ चुका हूँ। वो जो सिकाडा था वो सच में काम कर चुका है। मैंने उस सुई सिकाडा को इतने भी लंबे वक्त तक कल्टीवेट नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मुझे ये उम्मीद नहीं था कि वो काम करेगा। तुम सभी लोगों ने ये जबरदस्ती किया था मुझे उस क्लिफ से गिराने के लिए, लेकिन तुम कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन अच्छा ट्राई किया था तुम सभी ने। किसी के लिए भी इस दुनिया में मौत अंत नहीं होता है। जब तक वो आगे चलना चाहता है तो उसके लिए रास्ता बनता जाएगा। हालांकि मुझे शुरुआत से शुरुआत करना पड़ेगा, लेकिन इससे क्या ही फर्क पड़ता है। हर कल्टीवेशन में ये जरूरी होता है कि वो मजबूत से खड़े रहे और आगे चलते रहे। जब तक वो शुरुआत से शुरू नहीं करेंगे तब तक वो आगे चल के कामयाब नहीं होंगे। और इस यूनिवर्स में हमेशा ही इससे रिस्क होता रहा है और मेरा जो दिल है वो हमेशा ही से हेवन की तरफ देखता आ रहा है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितना मुश्किल है और इसमें कितना जोखिम है। जब मैं स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाऊंगा फिर से मैं एवरेज पाथ पे चलने लगूंगा, भले ही मुझे मौत क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर भी मुझे अफसोस नहीं होगा। लेजेंड कहते हैं वक्त का नदी अभी भी मौजूद है इस दुनिया में और वो बिल्कुल ही सीधा चलते हैं। और अगर कोई ऐसा इंसान जो कि शुनक्यू शिकाडा के पावर को इस्तेमाल कर सकता है तो इस दुनिया के वक्त के खिलाफ जा सकता है। और जिस पावर को इस्तेमाल करते हुए वक्त के खिलाफ जाया जा सकता है उस पावर का नाम रिबॉर्न है, यानी कि वापस से जिंदा होना। हमारा फेंग युआन कहता है जो लेजेंड ने कहा था कि हम वापस से रिबॉर्न हो सकते हैं शुनक्यू शिकाडा को इस्तेमाल करते हुए, लेकिन ये सच है या नहीं ये किसी को नहीं पता। क्या ये सच में मुमकिन हो सकता है नदी के वक्त के खिलाफ जाना? यहाँ तक कि जब मुझे मौत आई थी उस वक्त मेरा जो डीमन का दिल था वो बिल्कुल ही अफसोस नहीं कर रहा था। हमें फेंग युआन के बचपन का सीन दिखाया जाता है जब उसके पेरेंट्स मर चुके होते हैं और उसका छोटा भाई भी होता है जो कोई होता है वो कहता है ये कितनी अफसोस की बात है, ये बच्चे 3 साल की उम्र में ही अनाथ हो चुके हैं, इनके पेरेंट्स जो कि मर चुके हैं। दूसरा कोई कहता है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन इनके आंटी और अंकल जो कि उन दोनों ही को अडॉप्ट कर चुके हैं, इनका नसीब अच्छा है। फेंग युआन कहता है ये मेरे मेमोरी के कुछ टुकड़े हैं जो कि वक्त के नदी से मिले हैं। हमें फेंग युआन उसके भाई को दिखाया जाता है, उसके साथ ही उसके आंटी अंकल को दिखाया जाता है। अंकल उसका कहता है तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स ने हमारे क्लैन के लिए सेक्रीफाइस किया है। आंटी कहती है अब से तुम्हारी आंटी और अंकल नई फैमिली होंगे, लेकिन हमें दिखाया जाता है फेंग युआन के छोटी भाई को जो कि उसके अंकल मार रहे होते हैं। इसके साथ ही कहते हैं तुम्हें किसने कहा था फूड को चुराने के लिए, क्या फिर से तुम हिम्मत करोगे चुराने की? तो उसका भाई रोते हुए कहता है अंकल मुझ पर यकीन करिए मैं ये फिर से बिल्कुल ही नहीं करने वाला। उसके साथ ही वो कहता भाई मेरी मदद कर। फेंग युआन कहता है आंटी प्लीज अंकल को रोकिए, मेरे छोटे भाई ने पहले से मान लिया कि उसने गलती किया और आगे से वो बिल्कुल ही नहीं करने वाला। उसकी आंटी जो कि बिल्कुल एविल की हंसी हंसते हुए कहती है क्या कहा तुमने कि मैं तुम्हारी आंटी हूँ, क्या तुम सच में ये सोचते हो? हमें फेंग युआन के छोटे भाई को दिखाया जाता है जो कि दर्द में कराह रहा होता है, उसके साथ ही वो सोया हुआ होता है। जो फेंग युआन होता है वो कहता है ये किस तरह के रिलेटिव है जो कि हमें इस तरह के कुत्ते की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इससे कुछ अच्छा नहीं होने वाला। अगर मैं चाहता हूँ कि हमारी जिंदगी अच्छी चले तो उनके नजरियों में मुझे कुछ अलग करना होगा जिसकी वजह से वो आगे चल के इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। देखकर ऐसा लगता है जो मेरे पास कुछ नॉलेज है जो कि उसको एक्सपोज कर दूंगा जिसकी वजह से आगे चल के हमारी लाइफ और भी अच्छी हो जाएगी। फेंग युआन ये बात सुनने के बाद मन में सोचने लगता है क्या सच में इस तरह की बातें मैंने उस वक्त किया था? जो छोटा फेंग युआन होता है वो कुछ पोयम सुना रहा था जो कि अच्छा पोयम था, लेकिन मैं इसे समझाने के लिए बैठने वाला नहीं हूँ, आप इसे पढ़ सकते हैं। और काफी लोग जो की तारीफें कर रहे थे, कोई कहता है ये जीनियस है, ये काफी ज्यादा ग्रेट पोयम लिखा है। जो फेंग युआन होता है वो मन में सोच रहा था कुछ तो गलत है इस पोयम के साथ जो कि बिल्कुल ही अलग लग रहा है। उसके साथ ही कोई कहता है यंग मास्टर फेंग युआन वापस आ चुके हैं। जो फेंग युआन का अंकल होता है वो कहता है हमारा प्रीशियस बेटा आ चुका है, क्या तुम फिर से पोयम लिखने के लिए गए थे? क्या तुम भूखे हो? अगर भूखे हो तो तुम बताओ। फेंग युआन की आंटी हंसते हुए कहती है आंटी और अंकल को बताओ तुम जो खाना चाहते हो मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी, तुम्हारा जो फेवरेट है वो भी बनाऊंगी। फेंग युआन का अंकल कहता है हमारे फैमिली का फेंग युआन कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है, इसने ये सोचा था कि उसने अपने फर्स्ट क्लास के एप्टीट्यूड को इस तरह से शो करेगा। तो उसकी आंटी कहती है अगर सच में इस तरह से चलता रहा तो इसका फ्यूचर आगे चल के बहुत ज्यादा ही ग्रेट होगा। जो हमारे फेंग युआन का छोटा भाई होता है वो वहाँ से रोते हुए भागा चला जाता है। जो फेंग युआन होता है वो हमें बताता है ये पोयम मैंने नहीं लिखा था, मैंने बहुत ही कम पॉपुलर एशियन पोयम लिखा था जो कि अब लोग भूल चुके होंगे इसके बारे में, लेकिन वक्त के साथ मैंने अपने कुछ टैलेंट को एक्सपोज कर दिया था जिसकी वजह से मेरा छोटा जुड़वा भाई जो कि मुझसे जेलस हो चुका था। और जिस तरह से मैंने अपने एक्सप्रेशन को छुपा कर रखा था, क्या सच में इस तरह से मैंने जो किया था वो सही था? मुझे माफ कर देना मेरे छोटे भाई, लेकिन मैं अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को बिल्कुल ही नहीं दिखा सकता और इसी तरह से मैं दिखा सकता हूँ। मैं एक चीज को छुपा कर रखा हुआ हूँ जो कि मैं एक दूसरी दुनिया से आया हूँ जिसकी वजह से मैं इस तरह की हरकत कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। हमारा जो बड़ा फेंग युआन था वो मन में सोच रहा था, अब मुझे ये याद आया मैं एक नॉर्मल स्कॉलर था जो कि इंसानों को दुनिया में जी रहा था। मैं इस दुनिया में नसीब से या फिर अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे आया था। मैंने 300 साल तक हार्डवर्क किया, उसके बाद मैंने 200 साल तक इस दुनिया में इस तरह से आवारा घूमता रहा।
500 साल का वक्त लंबा कहलाने के लायक था या फिर नहीं था, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं इस दुनिया में क्यों आया और किस तरह से आया, और ये बिल्कुल ही मुझे याद नहीं है। जिस तरह के लोग मुझे जीनियस कहते हैं वो सिर्फ एक मेरे इंटेलिजेंट मैच्योर सोल है, जो कि उसने ही इस तरह के पॉपुलर पोयम को लिखा था एशियन टाइम में, जो कि अब लोग इसके बारे में भूल चुके होंगे। और सिर्फ फर्स्ट क्लास का एप्टीट्यूड वाला ही जीनियस कहला सकता है, जो कि वो मैं बिल्कुल ही नहीं हूँ। हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जो कि हमारे फेंगयुन को दिखाया जाता है। वैसे हमें बहुत ही मुश्किल से ये समझ में आया है, जो कि हमारे फेंगयुन है वो दूसरी दुनिया से आया है, लेकिन ये जो फेंगयुन है ये बिल्कुल ही अलग है। क्योंकि मुझे ये खुद मुश्किल हो रहा था ये जानने में कि ये फेंगयुन जो कि ओरिजिनल है ये या फिर नहीं है। इसलिए सुई को सिकाडो को जब इस्तेमाल किया होता है फेंगयुन, जो कि उस वक्त से पहले से वो दूसरे दुनिया से आया हुआ होता है। फेंगयुन कहता है लेजेंड ने सच में सही कहा था, लेकिन ये अफसोस की बात है कि मैंने सुई को सिकाडो को खो दिया। लेकिन सच में अपने सुई को सिकाडो को इस्तेमाल करते हुए मैंने अपने आप को रिवॉर्न कर लिया, लेकिन ये फिर भी ठीक ही है। अगर मैं अपने पिछले जिंदगी के तहत सुई के सिकाडो को कल्टीवेट कर सकता हूँ तो इस जिंदगी में भी मैं जरूर से कल्टीवेट कर सकूंगा। और मुझे पिछली जिंदगी की मेमोरी भी मुझे मिल चुकी है, जिसकी वजह से मैं अपने आप को और भी ज्यादा राइज कर सकूंगा। मेरा सच में आगे चल के जो फ्यूचर है वो कुछ ज्यादा ही अच्छा होने वाला है। ये भी कह ही रहा था कि दरवाजा खुलता है, उसके साथ ही फेंगयुन का छोटा भाई आ जाता है और कहता है भाई इस रात के वक्त कुछ ज्यादा ही ठंडी है और बारिश भी हो रहा है, तो आप खिड़की के पास इस तरह के खड़ा होकर क्या कर रहे हैं। फेंगयुन अपने भाई की तरफ देखते हुए कहता है ओ फेंगजेंग ये तो तुम हो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। फेंगजेंग उस खिड़की के पास जाते हुए कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बस आवाज आया था बारिश का, जिसकी वजह से मुझे ये लगा कि तुम्हारे कमरे का खिड़की खुला हुआ है और तुमने शायद इसे ठीक से बंद नहीं किया था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ इसे बंद करने के लिए। कल अवेकनिंग सेरेमनी और मैं ये बिल्कुल ही नहीं चाहता कि मेरा बड़ा भाई पहले ही बीमार हो जाए। फेंगजेंग जो कि उस खिड़की को बंद ही कर रहा था कि अचानक से फेंगयुन कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, चलो यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। जैसे ये बात सुनता है फेंगजेंग वैसे ही थोड़ा घबरा जाता है, उसके साथ ही कहता है ठीक है हम कल ही मिलेंगे। इसके साथ ही फेंगजेंग जो कि दरवाजा बंद करते हुए वहां से चला जाता है। फेंगयुन जो कि वो देख रहा होता है उसके साथ ही वो बिस्तर पे पड़ जाता है, उसके साथ ही कहता है लोग मुझे किस तरह का जीनियस कह रहे हैं, मैं सिर्फ थर्ड क्लास का जीनियस कहलाने के लायक हूँ। फर्स्ट क्लास का जीनियस सिर्फ मेरा छोटा भाई फेंगजेंग है और वही होगा। इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं। हालांकि मैं ये चाहता हूँ कि आप इस मांगा पे सपोर्ट करें, अगर सपोर्ट करेंगे तो इसके आगे का एपिसोड लाएंगे। इसलिए अगर आप आगे के एपिसोड चाहते हैं तो आप इस माइनवा पे सपोर्ट करो तो आगे के एपिसोड लाएंगे, अगर नहीं करते हो तो आगे के एपिसोड नहीं लाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज्यादा माइनवा अपने चैनल पे डालूं। इससे मैं ज्यादा माइनवा लाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और ना ही देखना चाहेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस एक माइनवा पे सपोर्ट करें। इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज रहें और ना ही मैं ज्यादा माइनवा लाऊंगा जिससे कि आप कंफ्यूज हो। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छे से कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।